नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में मुख्य सेवक स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि रहे सीएम धामी। सभी स्टॉल्स का किया अवलोकन। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम के भंडारे के लिए वाहनों को किया फ्लैग ऑफ। चिकित्सकों के दल को भी किया रवाना। श्रद्धालुओं की हर सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। पीएम मोदी के मन की बात का 121वां एपिसोड। सीएम धामी ने भी सुना कार्यक्रम। कई पार्टी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। मूलभूत सुविधाओं पर जोर। रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान। ठहरने पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्थाएं भी की गई सुनिश्चित। और पहलगाम हमले के बाद सरकार का एक और सख्त फैसला। चारधाम यात्रा नहीं कर सकेंगे पाकिस्तानी हिंदू। 77 लोगों ने कराया पंजीकरण। सभी का रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल। आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 121वां एपिसोड जारी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर सख्त लहजे में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीएम धामी ने भी पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में संबोधित कर कहा कि कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की न सिर्फ निंदा करता हूं, बल्कि आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की भी बात करता हूं। वहीं उत्तराखंड से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि पूरे देश में आतंकी घटना को लेकर आक्रोश है और जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया है, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम की जो घटना हुई, उस घटना में उन्होंने भारत के नाम विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी इस प्रकार से जो आतंकवादी गतिविधि के लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। भारत की एकता को, भारत की अखंडता को जिस प्रकार से, खासतौर पर कश्मीर की शांतवादियों को जिस प्रकार से पुनः दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्दी ऐसे सभी आतंकवादियों को उसका सबक सिखाया जाएगा। और जिस स्थान से उनको ये प्रशय मिल रहा है, वह स्थान भी अब ऐसे प्रशय का केंद्र न बने, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, उसके लिए प्रयास होंगे और भविष्य में कड़ी कार्रवाई होगी। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही। आज मुख्यमंत्री धामी ने अपने सरकारी आवास से केदारनाथ धाम के भंडारे के लिए वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और आदि कैलाश के लिए चिकित्सकों के दल को भी रवाना किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए आज जहां भंडारे के वाहन को रवाना किया गया, वहीं चिकित्सकों के वाहन को भी रवाना किया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत न आए। चिकित्सकों का एक दल भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के साथ ही आदि कैलाश यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जा रहा है। उनका कहना है कि वो सभी की सेहत पर नजर रखेंगे। तैयारियां पूरी तरह से
हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतज़ार रहता है कि चारधाम यात्रा आएगी तो जहाँ हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतज़ार रहता है और बड़ा उत्साह रहता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में रामनगर बाजार में विभिन्न कर्मचारी शिक्षक संगठनों की पहल पर कैंडल मार्च निकाला गया है। मार्च शहीद पार्क लखनपुर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग रानीखेत रोड होते हुए भगत सिंह चौक भवानीगंज तक पहुंचा था, जहां मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर इसका समापन हुआ है। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर पाकिस्तान और आतंकवाद के विरोध में नारे लगाए और आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई गई है। पहलगाम में पिछले दिनों आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों का एक बहुत ही बर्बर तरीके से और नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रामनगर शहर के समस्त कर्मचारी शिक्षक इस जो घटनाक्रम है इस पर दुखी है और हमारे अंदर गुस्सा है। उस गुस्से और दुख को हमने कैंडल मार्च के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया। एक कैंडल मार्च हमने लखनपुर चौक से लेकर के लखनपुर के शहीद पार्क से लेकर के यहाँ भवानीगंज शहीद भगत सिंह की मूर्ति तक निकाला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इस घटनाक्रम के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम मांग करते हैं सरकार से कि इस देश के समस्त नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा की जाए और हम मांग करते हैं कि इस पहलगाम कांड की आड़ में जो भी वैमनस्य फैलाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हम समस्त परिवारों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उस समस्त शोकाकुल परिवार और तमाम जो भी लोग इस घटनाक्रम में मारे गए हैं उनके प्रति समस्त कर्मचारी शिक्षक संगठनों की ओर से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही, जिसको लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया है कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि पिछली चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत बैठक की थी और ये देखा गया था कि यात्रा में किस प्रकार की कमियां रही हैं, जिन्हें आगामी यात्रा में दूर किया जा सके। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि इस बार यात्रा में हमने मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें चारों धामों को जाने वाले मार्गों को ठीक कर दिया गया है। कुछ मार्गों पर काम चल रहा है, जिसे आगामी 29 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों के ठहरने, पीने के पानी और शौचालय की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पर रोकने के लिए चारों धामों के मार्गों पर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था हो, ऐसे स्थान को भी चिन्हित कर लिया गया है। हम लोगों की 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। 2 कपाट 30 को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री जी के, और 2 मई को बाबा केदार के, और 4 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। मुख्य रूप से देखिए, किसी भी यात्रा में 3-4 चीज़ें बड़ी ही मूलभूत होती हैं। एक होता है कि कनेक्टिविटी कैसी है। तो लगभग सभी चारों धामों को जाने वाले हमारे जो मार्ग हैं, चाहे वो NHAI के हों, PWD के हों, BRO के हों, वो लगभग सब ठीक कर दिए गए हैं। और कुछ काम जो बचे हैं हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 29 अप्रैल तक ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे।
धामों में विद्युत व्यवस्था, लोगों के लिए पेयजल, टॉयलेट्स 24/7 के बेसिस पर उपलब्ध रहे, इसके भी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के परेड ग्राउंड मल्टीपर्पज हॉल में 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए 300 से अधिक खिलाड़ी शिरकत कर रहे। 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हम सभी को खेल को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 15th नेशनल चैम्पियनशिप ताइक्वांडो के आज इस शुभारंभ का मुझे करने का अवसर मिला। उसमें हमें उनके संरक्षक के रूप में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के मार्गदर्शन में आज ये मंच साझा किया गया। निश्चित रूप से हमारे पूरे प्रदेश भर से जो बच्चे यहाँ पर आज ताइक्वांडो की कंपटीशन या चैंपियनशिप के रूप में यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, उनसे एक मिलने का अवसर, और जिस प्रकार से स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिस प्रकार से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रकार के इवेंट्स उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं हमारी, चाहे वह छोटी बालिका हो, हमारे बालक हो। ताइक्वांडो अपने आप में हमें एक आत्मरक्षा करने का एक हुनर सिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल मौके मिलेंगे। अभी हाल ही में फरवरी में उत्तराखंड नेशनल गेम का मेज़बान रहा है और उसमें जो हम लोग की भूमिका ऊपर थी अब 7वें नंबर पे आ गई है। इसका मतलब उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, पूरा पहाड़ आगे बढ़ रहा है। और ये जो बच्चे जीतेंगे उनको स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक मिलेगा, और जो फर्स्ट ट्रॉफी, सेकंड ट्रॉफी मिलेगी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने उत्तराखंड स्पोर्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ने जर्सी खिलाड़ियों के लिए दी है और टी शर्टें दी हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्य सेवक स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के नीति नियंताओं के हाथ में बहुत सारा नीतियां होती हैं जो बना सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो स्टार्टअप का क्षेत्र हो या आप स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो। मैं स्टार्टअप के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट्स को भी इसलिए जोड़ रहा हूं कि देश की आज़ादी के बाद अनेक सरकारें आई। पहली सरकार है आदरणीय मोदी जी की, जिसने स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया। स्टार्टअप के क्षेत्र में सोचा कि भाई अनेक लोग ऐसे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों का अभाव है। तो संसाधनों के अभाव में उनके जीवन की तरक्की नहीं रुकनी चाहिए, उनकी उन्नति प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रगति बाधित नहीं होनी चाहिए, उन सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। संसाधनों का अभाव उनके जीवन का अभाव नहीं बनना चाहिए। इसलिए स्टार्टअप की नीति हुई, या स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में। अभी मैं, चूंकि विषय थोड़ा हटके है, लेकिन मैं रखना जरूर चाहता हूँ आपके बात। देश की आज़ादी के बाद अगर हम देश के इन सालों को देखेंगे, लगभग 8 दशक होने को हैं देश की आज़ादी के। इन 8 दशकों में से अभी हम एम्स के दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन में शामिल हुए, और वहाँ पर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, जब वो बात रख रहे थे कि देश की आज़ादी के बाद इतने एम्स बने,
अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उसमें 6 एम्स और जुड़े। कितने 6 जुड़े थे सुधांशु जी? और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 16 एम्स उसमें जुड़ गए। तो आप सोचिए, जब हम लोग उसके अंदर एम्स में जाकर देख रहे थे कि हर डिपार्टमेंट में कौन कौन सी नई मशीनें लगी हैं, कौन कौन से नए ऑपरेशन थिएटर बने हैं, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, छोटे बच्चे जो नीकू और पीकू बेड, आप लोग जानते होंगे छोटे बच्चों के नीकू पीकू बेड होते हैं, वो किस प्रकार से बन रहे हैं। और ये एम्स हमारे राज्य में संचालित हो रहा है। एक एम्स यहाँ बना हुआ है, एक एम्स ऊधम सिंह नगर में हमारा बन रहा है। तो सच में मैं सोच रहा था कि अगर इनका विस्तार न हुआ होता, यानी कि इतने एम्स न बने होते, तो ऐसे ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे थे। मैं ये बात आप सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब लोग भी बहुत कठिनाइयों परेशानियों में काम करते हैं, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आप लोग। तो मैं जब अंदर घुसा तो मैंने देखा कि बिल्कुल सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति के भी, एक मजदूर के बेटे और बेटी को भी वो एक सामान्य से कई दर्जे ऊपर का इलाज मिल रहा है। तो ये हमारे नीति नियंताओं का काम है कि उन्होंने इस प्रकार का काम किया, इसके कारण से वो सुविधाएं मिलने लगी। देश की आज़ादी के बाद पहली बार देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम लाई गई, आयुष्मान भारत योजना, जिसने हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक के इलाज की गारंटी दी प्रत्येक वर्ष की। तो ऐसे अनेक काम हुए हैं। उसी में से स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हुआ है भाइयों बहनों। उसी का कारण है कि आज भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में एक वैश्विक हब के रूप में उभर रहा है। वैश्विक हब भारत बन रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और रैम योजना जैसी विभिन्न योजनाएं आज भारत के युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने का अवसर देने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सरकार की इन्हीं योजनाओं और आप जैसे सभी युवाओं की मेहनत का परिणाम है कि आज जहां एक और भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर की होती थी, वो इकोनॉमी 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गई है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी करेंगे। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू है। अभी तक करीब 21 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 4 स्थानों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का काम 28 तारीख से शुरू हो जाएगा। विकासनगर और हड़बड़पुर शामिल हैं और इसमें हमने जो खासकर विकासनगर हड़बड़पुर इसलिए रखा है, हम चाहते हैं यात्रा वामवर्ती भी हो, जो शास्त्रीय है, लेफ्ट हैंडेड यात्रा हो, जिसमें पहले आप यमुनोत्री धाम जाएंगे, फिर गंगोत्री जाएंगे, उसके बाद आप केदारनाथ जाएंगे और फिर बद्रीनाथ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जिसके अंतर्गत सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रहे चारधाम यात्रा के लिए भी पाकिस्तान के 77 नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा था। पर्यटन मंत्री इधर सतपाल महाराज ने कहा कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों की चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाएंगे। होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा।
उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। यूसीसी के इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। राज्य आंदोलनकारी मंच के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप के विरोध में राजधानी देहरादून के दीनदयाल पार्क में धरना लगातार जारी है। इस अवसर पर मंच के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान यूसीसी से हटाया जाए। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारी राधा तिवारी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप की संस्कृति देवभूमि के लिए नहीं है और सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। यूसीसी का विरोध नहीं है, एक पॉइंट लिविंग रिलेशन को खत्म करने का विरोध है और स्थायी निवास खत्म करने का। लेकिन आज खासकर लिव इन रिलेशन को खत्म करने का है कि हमें मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी। चलो वो केंद्र से होता है, लेकिन उनको अपने राज्य के लिए ये पीड़ा होनी चाहिए थी कि हम यहाँ की संस्कृति पर कुठाराघात क्यों कर रहे हैं। जब लिव इन रिलेशन हो जाएगा तो शादी ब्याह का मतलब तो खत्म हो गया। बाहर वालों के बच्चे जो है हमारे वो लड़कियों से बच्चे होंगे, वो नाना नानी के प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। अभी हमारे डायरेक्टर प्रदीप भंडारी जी आंदोलनकारी ने एक बहुत अच्छी मूवी बनाई है इसी लिव इन रिलेशन पे, और वो आगे की सच्चाई है। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मूवी बना करके जो है जागृत किया है सबको। हमारी जब तक ये लिव इन रिलेशन का वो खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, कानून खत्म नहीं होगा, तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, नहीं तो हम उग्र रूप लेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।